नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े कार्यक्रम दुनिया इस हफ्ते के रविवारीय विशेषांक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में आपसे बातचीत करते हैं। आज फिर एक ऐसी ही खबर का विश्लेषण करेंगे और आज के खास एपिसोड में बड़ी खबर के अलावा दूसरी खबरों पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात बड़ी खबर की। बीते दिनों ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिन की यात्रा पर चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच अगले 25 साल की साझेदारी को लेकर बातचीत हुई। दोनों के बीच तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन इस मुलाकात के एजेंडे से ज्यादा दोनों नेताओं की मुलाकात की चर्चा है। इसकी वजह है कि ईरान के 20 साल के इतिहास में पहली बार किसी ईरानी राष्ट्रपति ने चीन का दौरा किया है। इस दौरे के बाद तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही कि चीन और ईरान के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है कि 20 साल बाद किसी ईरानी राष्ट्रपति को चीन जाना पड़ा। दूसरा सवाल कि ईरान न्यूक्लियर डील टूटने के बाद ईरान और अमेरिका का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में क्या चीन से गलबहियां अमेरिका को दबाव में लाने की ईरान की चाल है? ईरान चीन के करीब जा रहा है और रूस और पाकिस्तान पहले से ही चीन के दोस्त हैं। ऐसे में इन चारों देशों के गठबंधन को अमेरिका विरोधी गठबंधन के तौर पर देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, खाड़ी में दो प्रतिद्वंदी ईरान और सऊदी अरब के बीच कैसे संतुलन बन पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल के दिनों में चीन ने सऊदी के भी करीब जाने की कोशिश की है। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस यात्रा से सिर्फ अमेरिका अपना चैन खोने वाला है या हमारे देश भारत की भी टेंशन बढ़ने वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईरान भारत का अहम साझेदार है। भारत ईरान की दोस्ती अब तक चीन पाकिस्तान दोस्ती के काउंटर के तौर पर देखी जाती थी, लेकिन ईरान की इस मुलाकात को उसके पाला बदलने के तौर पर देखा जा रहा है। फिर अमेरिका विरोधी गठबंधन अप्रत्यक्ष रूप से भारत विरोधी गठबंधन ही है। इसलिए रईसी के इस दौरे का भारत और दुनिया के लिए क्या मायने होंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम पहलुओं को टटोलेंगे, लेकिन पहले ईरान चीन रिश्तों को समझ लीजिए। असल में ईरान और चीन के बीच पुराने राजनयिक रिश्ते हैं। व्यापार के मामले में भी दोनों देश एक दूसरे के सामानों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में तेजी आई है। न्यूक्लियर डील विवाद और ईरान पर अमेरिका की आर्थिक पाबंदी इसकी दो बड़ी वजहें हैं। ईरान पर लंबे समय से चल रहे अमेरिकी प्रतिबंधों ने उसे चीन के बेहद करीब पहुंचा दिया है। आर्थिक पाबंदियों के चलते ईरान अपने तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के बदले नहीं बेच सकता, इसलिए वो वैश्विक दरों के मुकाबले कम कीमत पर चीन को तेल बेचता है। इसके अलावा प्रतिबंध लगाकर अमेरिका ईरान को पूरी तरह अलग थलग करने की कोशिश करता रहा है। ऐसे में ईरान को वैश्विक बिरादरी के साथ संवाद करने के लिए दोस्तों की जरूरत है। फिर अमेरिका और चीन के बीच तनातनी किसी से छिपी भी नहीं है, इसलिए चीन ईरान का बेहद उपयुक्त विकल्प है। यही वजह है कि राष्ट्रपति रईसी की चीन यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन वापस आते हैं एक दूसरे सवाल पे कि चीन ईरान की ये दोस्ती अमेरिका के लिए क्या मायने रखती है। असल में चीन और ईरान का एक दूसरे का सहयोगी होना स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों ही देश अमेरिकी और पश्चिमी देशों के प्रभुत्व से नाखुश हैं। अमेरिका के खिलाफ चीन और ईरान के हित बहुत से मामलों में एक समान हैं। ईरान और चीन दोनों मानते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंध अन्यायपूर्ण होते हैं और ये प्रतिबंध दुनिया में संकट और असुरक्षा के मुख्य कारण हैं। उन दोनों का ही मानना है कि दुनिया में सच्चा बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय न्याय को हासिल करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। यही वजह है कि दोनों देशों की नाराजगी आज दोस्ती के रूप में अमेरिका के सामने है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि रईसी की चीन यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के अमेरिका से रिश्ते बेहतर नहीं हैं। ट्रेड वॉर, यूक्रेन संकट से लेकर ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका और चीन के बीच की अदावत बढ़ती जा रही है। वहीं परमाणु समझौता, यूक्रेन संकट में रूस का साथ देने जैसे तमाम मसलों के चलते ईरान के अमेरिका के साथ रिश्ते बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में ये दोनों देश मिलकर अमेरिका को चुनौती पेश कर रहे हैं। इस झगड़े में रूस पहले से ही ईरान और चीन के साथ खड़ा है। ऐसे में अगर इन तीनों देशों के साथ पाकिस्तान भी आ जाता है
और पश्चिम विरोधी गुट बनता है तो ये अमेरिका के लिए किसी झटके से कम नहीं होगा। ये गुट अमेरिका को हिंद प्रशांत, दक्षिण प्रशांत, मध्य पूर्व जैसे तमाम इलाकों में मजबूत चुनौती पेश करेगा। इन इलाकों में अमेरिका पहले से ही रूस या चीन से लोहा ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान और चीन की दोस्ती अमेरिका के सामने सामरिक चुनौती भी पेश कर सकती है, जो अमेरिका के लिए चिंता बढ़ाने वाली स्थिति होगी। जहां तक मध्य पूर्व का सवाल है, तो चीन यहां ईरान और सऊदी अरब दोनों से ही अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब से चीन की बढ़ती करीबी को खाड़ी में चीन की एंट्री के तौर पर देखा जा रहा है और इसे अमेरिका के लिए एक झटका माना जा रहा है। इसकी वजह क्या है कि अमेरिका को सऊदी अरब का बेहद करीबी माना जाता है। हालांकि हालिया दिनों में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच कुछ दूरियां देखने को मिली हैं, इसलिए खाड़ी में चीन की एंट्री को अमेरिका की जगह को भरने के तौर पर देखा जा रहा है। मगर अमेरिका ने भी साफ कर दिया है कि वो ईरान के खिलाफ सऊदी के साथ है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि चीन ना तो ईरान के खिलाफ है, ना ही सऊदी के, मगर ईरान और सऊदी दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। ऐसे में दोनों के बीच चीन कैसे संतुलन बैठाएगा, ये एक बड़ा पेच है। अगर व्यवहारिक तौर पर देखें तो अमेरिका की जगह लेना चीन के लिए इतना आसान नहीं है। इसकी वजह है क्या कि अमेरिका मध्य पूर्व में दशकों से मौजूद रहा है और यहाँ उसका दबदबा अभी भी कायम है। वहीं चीन इस इलाके में अभी अभी दाखिल हुआ है। फिर चीन के साथ ईरान और सऊदी के बीच संतुलन बैठाने की भी समस्या है, जबकि इस मामले में अमेरिका का रुख बिल्कुल साफ है। इसलिए माना जा रहा है कि मध्य पूर्व में ईरान और सऊदी को एक साथ साधने की चीन की रणनीति नाकाम हो सकती है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण सवाल पर, जिसका हमने जिक्र किया था कि ईरान चीन का गठजोड़ भारत के लिए कितना चिंताजनक है। ईरान का चीन के साथ पाला बदलना भारत के लिहाज से किसी बुरी खबर से कम नहीं है। इसे इस तरह से समझिए कि चीन ने जब पाकिस्तान के ग्वादर में पोर्ट बनाया, तब भारत ने ईरान के चाबहार में पोर्ट बनाकर चीन पाक गठजोड़ की काट निकालने की कोशिश की। यानी भारत ने ईरान को खुद के लिए एक विकल्प के तौर पर देखा। इतना ही नहीं, ईरान जिस राह पर चला है उसमें उसे चीन का तो सहयोग मिलेगा ही, पाकिस्तान भी उसका हमदर्द बन सकता है। यानी ईरान ने पाला बदलने से चीन और पाकिस्तान और मजबूती से भारत के लिए चुनौती बन सकते हैं। चीन पाक आर्थिक गलियारे का निर्माण कर जहां ये दोनों देश भारत की सिरदर्दी बने हुए हैं, वहीं नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में पैर पसार कर चीन भारत को घेरने की कोशिश में लगा है। मतलब ये कि ईरान और चीन का गठबंधन भारत की मुश्किलों को और बढ़ाने वाला होगा, जिसकी काट देर सवेर निकालनी जरूरी ही होगी। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारीय विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। पहली खबर में पूर्वी अफ्रीकी देश सोमालिया और खुद को आजाद देश कहने वाले देश सोमालीलैंड को लेकर कतर, सोमालिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने संयुक्त रूप से चिंता जाहिर की है। असल में सोमालीलैंड पिछले कई महीनों से अशांत रहा है। यहाँ हो रहे संघर्ष में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। असल में पिछले साल के अंत से सोमालीलैंड और स्थानीय कबीलों के बीच लस्कानूड शहर में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि सोमालीलैंड के 3 बड़े राज्यों ने ऐलान किया है कि वे सोमालिया में फिर से शामिल होना चाहते हैं। लगभग 4.5 मिलियन आबादी वाले यह क्षेत्र 1991 में सोमालिया से आज़ाद हुआ। हालांकि वैश्विक बिरादरी ने स्वतंत्र देश के रूप में अभी इसे मान्यता नहीं दी है। नाइजीरिया के विवादित राष्ट्रपति चुनाव में ऑल प्रोग्रेसिव कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता बोला टिनुबू ने जीत हासिल की है। नाइजीरिया के स्वतंत्र राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष महमूद याकूबू ने इसी हफ्ते उनकी जीत की घोषणा की। टिनुबू 8.8 मिलियन वोट हासिल कर पूर्व सहयोगी अतीकू अबूबकर और सरप्राइज फ्रंट रनर पीटर ओबी को हरा चुके हैं। बोला टिनुबू को लंबे समय तक आधुनिक लागोस के पिता के रूप में पहचाना जाता रहा है। अब ये नाइजीरिया के मौजूदा राष्ट्रपति मोहम्मदू बुहारी की जगह लेंगे। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बीते सप्ताह मध्य एशिया के दौरे पर थे। इस दौरान वो संयुक्त राज्य अमेरिका और मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से बने C5+1 समूह की बैठक में भी उन्होंने हिस्सा लिया।
यहाँ उन्होंने उस क्षेत्र की क्षेत्रीय व्यापार मार्गों और निर्यात बाजारों का विस्तार करने के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अतिरिक्त योगदान की बात की। आपको बता दें कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद ब्लिंकन की मध्य एशिया में ये पहली यात्रा है जो यूक्रेन पर रूसी हमले की वर्षगांठ के कुछ दिनों बाद ही शुरू हुई है। ब्लिंकन का यह दौरा मध्य एशिया के नेताओं को रूस के खिलाफ मजबूत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि मध्य एशिया के सभी देश पूर्व सोवियत गणराज्य का हिस्सा रहे थे। तो आज की चर्चा में इतना ही। नोट कर लेते हैं आज का सवाल है, ईरान चीन दोस्ती के क्या कारण हैं? दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण संबंध भारत को किस तरह प्रभावित करेंगे? परीक्षण कीजिए। दुनिया इस हफ्ते के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। नमस्कार।